आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का पहला चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। प्लांट्स का मतलब तो आप समझते ही हैं, पौधा होता है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एक पौधा यानी कि एक प्लांट्स अपने आप को पोषण कैसे देता है, यानी कि अपने आप को ज़िंदा कैसे रखता है। ये चैप्टर इसी के बारे में है। तो इसमें पहला जो टॉपिक आएगा हमारा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े होंगे कि भोजन जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनके लिए भोजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो भोजन ना खाएं तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, उनका ग्रोथ नहीं होगा। वो अपना दैनिक कार्य जो होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, कोई भी दिनचर्या के कार्य जो है उनको वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी उसको करने के लिए। वो इस दुनिया पे सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व, और न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? पोषण। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन लिखा हुआ है और ये जो न्यूट्रिएंट लिखा हुआ है, ये दोनों सगी बहनें हैं। ये दोनों क्या है? सगी बहनें हैं। अब आप कैसे समझोगे कि ये सगी बहनें हैं, मैं आपको बताती हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, न्यूट्रिएंट का मतलब पोषक तत्व होता है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals are component of food. These component of food are called nutrients. ये जितने भी तत्व लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ये भोजन का एक तत्व होता है। ठीक है, और इसी कंपोनेंट ऑफ फूड को मिलाकर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रिएंट्स। सपोज दैट कि आपकी जो मम्मी है प्लेट में आपको खाना सजा के देती है ना मम्मी, आपको 3 बार 4 बार, आप जितने बार मांगते हो आपकी मम्मी भोजन देती है। भोजन में आपको रोटी भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, सलाद भी मिलेगी। ठीक है, ये गर्मा गर्म खाना आपको मिल गया खाने के लिए। इसी भोजन के अंदर ये सारे कंपोनेंट जिसका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे भोजन के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हीं को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको न्यूट्रिएंट। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट खाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोषण मिल जाएगा। अगर पोषण मिल जाएगा तो हम लोग कोई भी अपने दिनचर्या के कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करते हैं? स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि डॉक्टर्स आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप बैलेंस डाइट फूड लीजिए, अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार लीजिए, ताकि आप स्वस्थ हो सकते हो। ठीक है, तो वो जो पौष्टिक आहार डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो क्या है? वो पोषण हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ये क्या होता है? इट इज़ द मूड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये एक मूड होता है। मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब होता है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिस माध्यम से अगर हम लोग खाना अपने मुंह में रख कर खाते हैं और वो खाना हमारे पेट में चला जाता है, तो वो पेट में स्टोर नहीं रहता है। वो बॉडी जो है ना, ये बॉडी जो है उस खाने का, ये जो खाना हमने खाया बॉडी में जो गया, स्टमक में गया, वो बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। जब उसको यूटिलाइज करेगी तो हमको क्या मिलेगा? ये हमें ऑटोमेटिकली जो खाना हम लोग खाएं, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी तो हमको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रिशन मिल जाएगा। एक सिंपल वे में अगर हम ये लोग यहाँ से यहाँ तक अगर समझना चाहें तो एक शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग न्यूट्रिएंट खाएंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन मिल जाएगा, यानी पोषक तत्व खाएंगे तो हमको पोषण मिल जाएगा। तो ये बताइए, जो भी हम लोग ये सब खाते हैं, क्यों खाते हैं?
ये हम लोग इसलिए खाते हैं न्यूट्रिएंट, ताकि हमारे बॉडी में ग्रोथ हो, हम लोग अच्छे से बड़े हो जाएं, हम लोग को कोई भी डिजीज़ अटैक करे तो हम उससे लड़ सकते हैं। हमको ज़्यादा क्या होता है ना कि अगर हम लोग ये सारे खाएंगे ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, तो हम लोग को जल्दी कोई डिजीज़ अटैक नहीं करेगी। आप देखो, अगर आप नर्सरी की फ़ोटो आप अपने देखो और 7th क्लास में अभी आप जो स्टडी कर रहे हो वो फ़ोटो अगर आप देखो, आपको कितना ग्रोथ नज़र आएगा। तो वो ग्रोथ कहाँ से होता है? आखिर आप ऐसा क्या करते हो, क्या खाते हो ताकि आप इतना ग्रोथ नज़र आता है? तो आपकी मम्मी हीरा मोती थोड़ी देती है खाने, आप वो क्या खाते हो? आप जाहिर सी बात है भोजन खाते हो जो आपकी मम्मी आपको दे रही है, चाहे आप थोड़ी देर के लिए बाहर में जाके खा लोगे खाना, ठीक है। तो जो भी खा रहे हो आप, तो आप क्या खा रहे हो? आप भोजन खा रहे हो। तो अगर आप न्यूट्रिएंट खाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पोषण मिल जाएगा। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचते ट्रिक। ये ट्रिक जो है टू लर्न द कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि ये जो हमने पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या थे? भोजन के तत्व थे। भोजन के तत्व कहने का मतलब ये भोजन का कंपोनेंट्स था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, 1-2 वर्ड मिस कर देते हैं। तो उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ट्रिक है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड फैट्स, ठीक है। तो यहाँ जो पी लिखा हुआ है, प्रोटीन का पी लिखा हुआ है, अगर हम इसको ले लें तो ये पी हो जाएगा। ये मिनरल्स है तो इसका एम हम उठा के यहाँ एम लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सी उठाकर सी लिख देते हैं। विटामिन्स का वी उठाकर वी लिख देते हैं। फैट्स का एफ लिख देते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पी फॉर पापा, एम फॉर मम्मी, सी फॉर चाइल्ड, वी फॉर वैन, एफ फॉर फनफेयर। अब हम इसको आगे और सजाते हैं। पापा, मम्मी, चाइल्ड, वैन में बैठकर, फनफेयर यानी कि मेला घूमने गए। तो इस तरीके से ट्रिक से क्या याद हो जाएगा आपको कि पी से प्रोटीन होता है, एम से मिनरल्स होता है, सी से कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वी से विटामिन्स होते हैं, एफ से फैट्स होता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि हमने बोला कि किस माध्यम से, कितने माध्यम्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक पढ़ेंगे हम लोग प्लांट्स के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एनिमल्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स जो है किस माध्यम से अपने आप को पोषण प्रदान करते हैं और एनिमल्स अपने आप को पोषण प्रदान करने के लिए, जीवन में सर्वाइव करने के लिए वो किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। Organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic mode of nutrition। मैं आपको बता दूं कि जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। हम इंसान और जानवर जो हैं, हम लोग अपना भोजन पाने के लिए किस पर आश्रित रहते हैं? तो इन प्लांट्स पर आश्रित रहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसी बातें आपने कह दी, प्लांट्स तो एक जगह स्थिर रहता है, ना वो हिलता है ना डोलता है, तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? हम इंसान तो अपना काम भी करते हैं, दिनचर्या के भी काम करते हैं, हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। जानवर इधर उधर घूमते फिरते अपना खाना खुद ढूंढते हैं, या इंसानों द्वारा मिला हुआ भोजन वो खाते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक इंसान और जानवर अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, पौधे बनाते? तो मैं आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, चलिए वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप लोग के लिए। आप लोग कभी गए हो नानी घर, दादी घर? गए तो होगे ना, गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, सभी लोग गए होंगे नानी घर, दादी घर। आपने कभी खेत देखा है? खेत में किसान को देखा है काम करते हुए? वो लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, बहुत लोग के अपने खेत भी होंगे ना गांव में। तो आप देखते हो खेत में किसान फसल को उपजाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं खेतों में, मसाले, दवाइयाँ, ये सब कहाँ है? ये सारे हमें पौधे से मिलती है, ठीक है। पौधे से मिलती है, किसान उस फसल की रोपाई करते हैं, कटाई करते हैं, फिर वो जाके फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होती है, क्लीनिंग होती है और पैकेजिंग होती है। और पैकेजिंग होने के बाद क्या होता है? पैकेजिंग होने के बाद आपके पापा मार्केट से उस सामान को लाते हैं और मम्मी आपको गर्मा गर्म वो खाना परोस के देती है। वो खाना आपको क्या देती है मम्मी खाने के लिए? रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सलाद
और जब आप वो खाते हो तो आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। जो आप बोलते हो कि मम्मी बहुत बोरिंग खाना बनाती है, वो बोरिंग नहीं रहता है, उसमें वही पौष्टिक पोषक तत्व होते हैं जिसको आप खाते हो तो आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे से जो खाना उत्पन्न होता है, जो अनाजें उत्पन्न होती है, वही खाना हम इंसान खाते हैं कुक करके। वो रॉ मटेरियल होता है, वो कच्चा माल होता है, फिर उसको कुक किया जाता है खाने के लिए। फ्रूट्स तो हम लोग कच्चा ही खाते हैं। बहुत सारी सब्जियां जैसे कि बीट रूट हो गए, खीरा हो गए, वो लोग हम लोग कैसे खाते हैं, वो लोग हम लोग कच्चा ही खा जाते हैं। और एनिमल्स क्या खाते हैं, वो प्लांट्स खा जाते हैं। तो वैसे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस जो उसके रॉ मटेरियल मतलब उसके सराउंडिंग में मौजूद है। तो पौधे के इर्द गिर्द क्या सब्सटेंस मौजूद है, तो पानी मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिल जाता है, फिर उसको सॉइल से नाइट्रोजन मिल जाता है, सन रेज मिल जाता है, उसके माध्यम से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो जिस माध्यम से खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे पौधे को जो इस विधि से खाना खाते हैं उस जीव को, यानी कि वो जीव कौन सा है, प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में। तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन है, हम इंसान और जानवर हैं। वो जो है अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किस पर निर्भर है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्लांट्स पर वो निर्भर है अपना खाना खाने के लिए। तो वो जिस माध्यम से खाना खाते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे जानवर को कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या इंसान को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का नाम तो आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। ये हमारा अच्छा भरा स्वस्थ पौधा है, ठीक है, मैम ने बनाया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पानी डालते हैं तो वाटर इन सॉइल मौजूद है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसमें मिनरल्स भी बहुत सारे मौजूद होते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो जड़ें हैं ना, जब हम लोग पानी देते हैं, चाहे अंडरग्राउंड में भी पानी पहले से मौजूद रहता है, तो ये जड़ क्या करती है ना, ये जो जड़ है ना उस पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। और इसमें जाइलम नाम का एक वेसल्स होता है, पाइप लाइक का होता है, जो थ्रू आउट ब्रांचेज में, स्टेम्स में फटाफट पहुंचाता है पानी और मिनरल्स को ज़मीन के अंदर, जो उसका रूट है वहाँ से। ये कंटिन्यूस पैसेज होता है, यहाँ कहीं भी रुकता नहीं है, जैसे कि यहाँ रुक गया चाहे यहाँ रुक गया, ये रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूस पैसेज होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक का पाइप लेते हो तो आप कंटिन्यूस पीते रहते हो ना, तो ये जाइलम जो होता है ना वो पानी और मिनरल्स को पौधे तक पहुँचाता है, पौधे के लीफ में, टहनिया में, सब जगह पहुँचाता है। तो ये कंटिन्यूस पैसेज होता है, ये कहीं रुकता नहीं है कि यहाँ अटक गए चाहे यहाँ अटक गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सनलाइट कहाँ से मिलता है, सूरज की किरणों से मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है, तो एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। वाटर कहाँ से मिलता है, तो हमारे सॉइल से मिलता है। सन एनर्जी जो होती है वो कौन ऑब्जॉर्व करती है, हमारे पौधे में क्लोरोफिल नाम का छोटा छोटा पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में, जो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल होती है, उसी वजह से पेड़ हरा भरा दिखता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सन की जो लाइट होती है ना उसको ऑब्जॉर्व करता है, यानी कि उसको ट्रैप करता है। इतना आप समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को एटमॉस्फेयर से मिलता है, तो ये स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है हमारे पौधे में। फिर छोटे छोटे एक छेद होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उस छेद को स्टोमेटा, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का क्या काम होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है ना वो उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होती है उसका काम होता है सनरेज को ट्रैप कर लेना। अब उसके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल गया, वाटर मिल गया सॉइल से। अब दूसरी प्रक्रिया क्या हुई, सन एनर्जी जो है वो कहाँ ट्रैप हुआ, क्लोरोफिल ने ट्रैप कर लिया। अब इस प्रोसेस जो प्रकाश संश्लेषण का इतना प्रोसेस हुआ, इसमें हमें क्या मिलेगा,
इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन तो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो है पौधा इस्तेमाल करता है। और अगर पौधे को अपना खाना जो उसने बनाया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, अगर कार्बोहाइड्रेट को प्लांट को बहुत दिन तक स्टोर करना है तो वो एक स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा। आप कभी कभी पौधे की टहनी को ऐसे तोड़ोगे ना तो आप उसमें से एक जेली लाइक सब्सटेंस देखोगे निकलता है, वो दूध जैसा वैक्स जैसा निकलता है, वही स्टार्च होता है। ठीक है, अगर स्टार्च निकल रहा है पेड़ को तोड़ने से तो समझ जाओ उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। अब आगे बढ़ते हैं कि द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास कौन सा छोटा छोटा पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू कैप्चर द सनलाइट एनर्जी। ये क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। एंड दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब वो सन एनर्जी को कैप्चर कर लेता है तो फिर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो है ही, तो वो फटाफट अपने कार्यों को करना यानी कि खाना बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने मम्मी से डिमांड किया पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मम्मी क्या करेगी? सारे मसालों को इकट्ठा करेगी। तो जब तक वो गैस नहीं जलाएगी तब तक वो खाना कैसे बनेगा? उसी तरह इसको पानी एक मसाला मौजूद है, सनरेज कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है, मिनरल्स उसको सॉइल से मिल ही रहा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको सन एनर्जी चाहिए। सन एनर्जी मिलती है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फटाफट होती चली जाती है। अब हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारे पत्ते होते हैं ना, ये जो पत्ते होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है। ठीक है, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है तो वो स्टोमेटा ट्रैप करता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इस स्टोमेटा को मैंने बड़ा करके आपको समझाया। ये स्टोमेटा की ओपनिंग है और ये जो है ना, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल का क्या काम होता है? जब सुबह में सूर्य की किरणें निकलती हैं तो ये गार्ड सेल जो है ना ऐसे ओपन हो जाता है ताकि इसके अंदर CO2 आ जाए। बहुत सारे गैसेस अंदर आते भी हैं, बहुत सारे गैसेस बाहर निकल भी जाते हैं। ठीक है, जब सूर्य की किरणें चली जाती हैं तो ये जो खुला हुआ पोर आप देख रहे हो ना, स्टोमेटल ओपनिंग, ये अपने आप ऐसे क्लोज हो जाता है। ठीक है, आप दूसरे एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं तो आपके स्कूल के बाहर जो गार्ड खड़ा रहता है, तो अगर सुबह मॉर्निंग में जब बच्चे को आना हो, चाहे बच्चे को बाहर जाना हो, किसी इंसान को अंदर आना हो या किसी इंसान को बाहर जाना हो, तो वो क्या करता है? गेट खोल देता है। स्कूल ऑफ होने के बाद वो बंद कर देता है। इसी तरीके से जब सन रेज आती है तो ये गार्ड सेल ओपन करता है स्टोमेटा को, पोर को। जब सन रेज चली जाती है तो वो इसको क्या करता है? क्लोज कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलरफुल लीव्स, ये दूसरा टॉपिक है। इसमें क्या है? द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राउन रेड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस ऑल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तो हरे हरे पत्तियाँ बहुत देखे हैं ना बच्चों। आपने क्या लाल ब्राउन कलर की पत्तियाँ देखी होंगी। तो अब आप कहोगे मुझसे कि मैम आप तो कहते हो कि हरे रंग की पत्तियाँ जो हैं वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो होता है लीव्स में, वो सन रेस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये जो ब्राउन और रेड कलर का जो पत्ती होती है उसमें तो क्लोरोफिल रहे ही नहीं। क्लोरोफिल है नहीं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ही नहीं रहेगा, तो ग्रीन तो दिखेगा नहीं। तो जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो सन रेस को कौन ऑब्जॉर्व करेगा? जब सन रेस को कोई नहीं ऑब्जॉर्व करेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या ब्राउन और रेड कलर की पत्तियां में होंगी? ज़रूर होंगी। कैसे होंगी? जो ब्राउन और रेड कलर की जो पत्ती होती है ना, अब सपोज दैट ये ब्राउन कलर की पत्ती है, पूरा ब्राउनिश है। ठीक है, हमने इसमें ब्राउन लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेड कलर की पत्तियाँ वो भी रेड रहती हैं, मगर उसके अंदर हरे रंग का परत पहले से मौजूद रहता है। ठीक है ना, जो हरे रंग का जो परत मौजूद हो रहता है, सपोज दैट ये ब्राउन कलर की पत्ती है तो इसके अंदर आपको लेयर दिखेगा। ये रेड कलर की पत्ती हो गई तो ये तो परत चढ़ गया ना ब्राउन कलर का, रेड कलर का, मगर इसके अंदर आपको हरे रंग का परत दिखाई देगा। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो हरे रंग का चादर जैसा बिछा रहता है, वो आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ब्राउन कलर रेड कलर
उसे ढक दिया है, ठीक है। जब ब्राउन कलर और रेड कलर उसे ढक दिया है तो उससे क्या होता है कि हमें तो नहीं दिखता है कि वो हरे रंग की पत्ती है, मगर जो हरा रंग अंदर रहता है ना, उससे क्या होता है कि क्लोरोफिल उसके अंदर तो मौजूद है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें संभव है, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि क्लोरोफिल जो मौजूद है ना, वो सन एनर्जी यानी सनलाइट को ट्रैप करेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आगे गाड़ी बढ़ाता चला जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अलगई के बारे में। अलगई आपने सुना है, नाम सुना तो होगा। अलगई क्या होता है? अलगई जो होता है ना, आप लोग कभी देखे हो स्थिर पानी को? ये गाँव में ज़्यादा दिखेगा, शहरों में नहीं दिखेगा। गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सारा स्थिर पानी होता है, जमा हुआ पानी, पोखरा हो गया, तालाब हो गया, तो हरा हरा दिखेगा। आप दूर से देखोगे तो हरा हरा दिखेगा। तो कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं, कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि अरे ये तो हरा पानी है। ये हरा पानी नहीं होता है, ये जो एल्गई है ना, एल्गई, वो उसमें पूरी तरफ चादर जैसा बिछ जाता है, जिस वजह से ये हरा हरा पानी दिखता है। तो ये कहाँ मिलता है हमें? पाउंड्स में। या ग्रीन कलर का पैचेस होता है, ग्रीन कलर का पैचेस मतलब ग्रीन कलर का धब्बा जैसा रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गई बोलते हैं। ये क्या कंटेन करता है? ये हरे रंग का रहता है ना, इसलिए ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। अगर ये क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। अगर जिस चीज़ में क्लोरोफिल है, जो भी हरी चीज़ है उसमें क्लोरोफिल रहे, तो जब ये क्लोरोफिल है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब एक बात और हम आपको बता दें, जैसे कि कोई बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि मैम हमारे पास भी CO2 एटमॉस्फेयर में, हमें भी सनलाइट मिलती है, हमारे पास भी पानी है, तो क्या हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते? तो हमारे पास वो मैकेनिज़्म नहीं है, जिसमें स्टोमेटा वाला सिस्टम नहीं है हमारे शरीर में कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर ले। क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट नहीं है जो सनरेज को ऑब्जर्व करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आगे बढ़ाए। क्लोरोफिल नाम की जो पिगमेंट हमारे पत्तियों में छिद्र जैसी रहती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पत्ती हरी हरी दिखती है। टहनिया में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि टहनिया स्टेम जो होते हैं वो भी हरे रंग के होते हैं। तो यूजुअली बहुत सारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसी में होती है, ठीक है। मगर हम लोग हरे भरे नहीं दिखते, हम लोग गोरे, सांवले या काले दिखते। क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान ने क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट की व्यवस्था नहीं की है। और खाना कहाँ बनता है? खाना हमारे पौधे के लीफ में बनता है। लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ दी प्लांट। जैसे कि आपका खाना कहाँ स्टोर रहता है, तो आपका खाना किचन में बनता है, किचन में स्टोर रहता है। इसी तरह पत्तियों का भी खाना लीव्स में बनता है और लीव्स में ही स्टोर होता है। मगर बहुत सारे जगह, जैसे जहाँ जहाँ हरा हरा आपको दिखता है ना, पत्ती पत्ती, टहनियाँ हो गए, ब्रांचेस हो गए, स्टेम हो गए, वहाँ पर भी भोजन बनता है। वो हरा है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसलिए वहाँ पर भी भोजन बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या मिलता है हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट पौधे इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने और छोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे को कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और कुछ चाहिए सरवाइव करने के लिए, अपने आप को पोषण देने के लिए। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए प्रोटीन और उनको चाहिए फैट, ठीक है। ये प्रोटीन और फैट जो है ना, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस यानी कि ये नाइट्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है। फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि हमारे वातावरण में भी नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, ठीक है। मगर पौधा जो है उस वातावरण के नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। उसको उस फॉर्म में चाहिए। सपोज दैट आप एग्जांपल से समझो, किसान लोग खेत में हल्दी उगाते हैं, तो हल्दी कैसी रहती है? कच्ची रहती है, फिर उसको पकाते तो वो कड़क हो जाती है। आप घर में क्या होता है, हल्दी आता है तो पाउडर के फॉर्म में आता है, जो सब्जियां में पड़ती है तब आप खाते हो, सब्जी पीले रंग की दिखती है। तो अगर कह दिया जाए कि वो आप हल्दी का गांठी डायरेक्ट खा लो, सब्जी डाल दो, तो क्या वो सब्जी में पकेगी? नहीं पकेगी, आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। इसी तरह से वो बेचारा जो पौधा है ना, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको उस फॉर्म में नहीं ले सकता, उस फॉर्म में उसका खाना नहीं खा सकता बनाकर। उसको प्लांट के फॉर्म में, प्लांट का जो यूजेबल फॉर्म है ना, उस फॉर्म में उसको नाइट्रोजन चाहिए ताकि वो अपना खाना बना ले। तो वो कैसे
जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो प्लांट जो जिस टाइप का नाइट्रोजन मांग रहा है यूजेबल फॉर्म में, वो कैसे बनेगा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। हमारे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया रहते हैं। उनका क्या काम होता है? सॉइल में जो नाइट्रोजन रहता है उसको क्या कर देता है? उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन एंड सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट, ताकि जब वो जो बैक्टीरिया जो सॉइल में मौजूद है वो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। यूजेबल फॉर्म मतलब क्या होता है? प्लांट जिस तरीके से उसको यूज़ कर सकता है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है, ताकि पौधे जो होते हैं उसको उस नाइट्रोजन को यूज़ करके क्या बनाएंगे, क्या सिंथेसाइज करेंगे? प्रोटीन एंड फैट इसे बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, अपने आप को पोषण करेंगे। और ये प्रोटीन और फैट जो होता है ये पौधे जो है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया? अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ तो सपोज दैट आपकी मम्मी सुबह सुबह आपके लिए लंच बनाती है ना, सपोज दैट उन्होंने कढ़ाई में सब्जी बनाई, रोटी बनाई, तो उन्होंने डब्बे में भर के रोटी रख दी। अब आपको लंच बॉक्स स्कूल में ले जाना है, ठीक है ना? तो ऐसा थोड़ी कि वो बैग में आपका वो कढ़ाई और वो डब्बा भर देगी रोटी का, ऐसा नहीं है ना। आपको उस फॉर्म में बनाकर खाना देगी जिस फॉर्म में आप स्कूल में उस खाने को खाओगे। आपका यूजेबल फॉर्म क्या है? आप लंच बॉक्स में रोटी सब्जी ले जाओगे, तो उसी तरीके से आपको लंच बॉक्स में वो खाना मिलेगा ना, रोटी हो गई, सब्जियां हो गई, तो आप उसको उस यूजेबल फॉर्म में उस खाने को कंज्यूम करोगे, खाओगे। उसी तरीके से प्लांट्स भी होता है बच्चों, प्लांट का भी यूजेबल फॉर्म होता है खाना खाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है? प्लांट्स का और कौन कौन सा तरीका होता है अपने आप को पोषण देने का। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि नो सिंथेसिस ऑफ फूड। अब देखिए कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं ना स्टूडेंट, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहता ही नहीं है। तो जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो भाई कोई भी भोजन नहीं बनाएगा। तो सच प्लांट्स हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब वो पौधा अपने से खाना नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो दूसरे से खाना प्राप्त करेगा, ठीक है ना? तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर खाना प्राप्त करेगा तो वो हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा। जैसे कि हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, हम लोग तो पौधे पे आश्रित है ना, तो हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स है। तो हम लोग किस माध्यम से अपना खाना लेते हैं? पौधे से। तो उस विधि को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो पौधा जिसमें क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट रहती ही नहीं है तो वो खाना नहीं बनाएगा, तो वो कौन सा विधि लेगा? हेटेरोट्रॉफिक माध्यम से वो अपना खाना बनाएगा। तो उस बेचारे पौधे का नाम क्या है जिसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है? उस पौधे का नाम है क्रेस्कुटा, यानी अमर बेल, ठीक है? अमर बेल क्लाइम्स ऑन प्लांट। अमर बेल इज येलो इन कलर, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। अब देखिए आप लोग रोड साइड गए हो ना, तो रोड साइड में आपने देखा होगा कि एक पौधा यहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है? एक दूसरा पौधा यहाँ पे खड़ा रहता है। तो अमर बेल जो होती है ना वो पीले रंग की होती है, और एक मान लो स्वस्थ पौधा यहाँ खड़ा है हरे रंग का। तो अमर बेल क्या होती है ना, इसके ऊपर चढ़ जाती है, इस पौधे पर अपना घर बनाने लगती है और इसी के ऊपर गोल घुमाव जैसा मनी प्लांट की जैसा इसी के ऊपर चारों तरफ फैल जाती है। अब आप देखोगे ना तो हरा वाला पेड़ दिखेगा नहीं, सभी जगह आपको पीला पीला दिखेगा। आप दूर से देखोगे तो लगेगा ये पीला पेड़ है ना, मगर नहीं, ये हरे रंग का पेड़ होता है। मगर ये अमर बेल इसके ऊपर क्लाइंब कर जाती है, चढ़ जाती है, ट्विनिंग कर लेती है, ऐसे से घूम जाती है, पूरा ढक जाती है, ठीक है? द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट पर इसने क्लाइंब किया यानी चढ़ा, उस प्लांट को क्या बोलेंगे हम लोग? इस प्लांट को हम लोग बोलेंगे होस्ट। अमर बेल डिप्राइव द होस्ट ऑफ ए वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो ये बेचारा अमर बेल क्या कहलाएगा? पैरासाइट। अब देखिए अमर बेल तो अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये हरे भरे जो स्वस्थ पौधे हैं ना, इसके पास तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है भाई, इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये इसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है ना, तो ये सारा न्यूट्रिशन उसी से लेता है। तो ये बेचारा डेड के समान हो जाता है, ठीक है? तो जिस पौधे पर इसने क्लाइंब किया उस पौधे को होस्ट बोलते हैं, और इस अमर बेल को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। या अधिकतर आपको रोड साइड में उदाहरण मिलेगा आपको देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टिवोरस भी एक प्लांट होता है जिस माध्यम से, जो हमने पढ़ा ना अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसका एक और टॉपिक है
ये देखिए एक पौधा है, ठीक है। इसमें जो पत्तियां है ना, ये पत्तियां जो है, ये पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती है, लीफ मॉडिफाइड हो जाती है इनटू पिक्चर प्लांट में। लीफ मॉडिफाइड हो गई पिक्चर में और ये अपना एक लिड बना दी। लिड मतलब ये अपना ढक्कन बना दी। इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, एक जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे होते हैं ना, ये क्या करते, बैठेंगे इस पिक्चर पे, ठीक है। मान लो सपोज दैट हमने एक मक्खी बना दी यहाँ पे। अब ये मक्खी जो है ये क्या करेगी कि इस पिक्चर पर बैठेगी, इस पिक्चर पर बैठ गई। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा कि लिड क्लोज एंड इंसेक्ट ट्रैप इनसाइड द पिक्चर। अब क्या होता है कि ये लिड जो है ना फट सा बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो इंसेक्ट क्या होता है, इसके अंदर बंद हो जाता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि पिक्चर प्लांट सिक्रीटेड डाइजेस्टिव जूस। जब इसके अंदर ये मक्खी यहाँ पहुँच जाएगी तो ये जो पिक्चर प्लांट है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, डाइजेस्टिव जूस बनाने लगेगा। जब ये डाइजेस्टिव जूस बनाएगा तो ये जो है डाइजेस्ट होना शुरू कर जाएगा मक्खी। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय दिस डाइजेस्टिव जूसेस, ये जो डाइजेस्टिव जूस उत्पन्न हुआ ना इसके पेट के अंदर, इसके माध्यम से ये पूरा पच जाता है और इसी से ये अपना न्यूट्रिशन यानी कि भोजन को प्राप्त करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना तो हमारे पेट में भी जो खाना जाता है तो डाइजेस्टिव जूस उसको पचाता है। तो जो डाइजेस्टिव जूस पचाता है तो उससे हम लोग का भी पेट भर जाता है, हम लोग को भी पोषण मिल जाता है। इसी प्रकार से इसी तरीके से अगर कोई मक्खी यहाँ बैठेगी तो उसको पता चल जाएगा और ये फट सा बंद हो जाएगा, ये पेट में जाएगा, ये पचेगा और इसको भोजन प्राप्त हो जाएगा। अब इसका अगर सेकंड एग्जांपल से अगर आप समझना चाहो तो आप लिफ्ट में बैठे होगे, कभी कभी तो कोई बैठा होगा। तो लिफ्ट में जैसे आप बैठते हो तो लिफ्ट को कैसे पता चल जाता है कि अंदर आदमी है, वो फट सा लिफ्ट क्या होता है क्लोज हो जाता है, बटन दबाते हो लिफ्ट क्लोज हो जाता है और आप आराम से नीचे पहुँच जाते हो। ठीक एक प्रकार का लिफ्ट है, यहाँ पर बैठेगा, ये बंद होगा, ये अंदर नीचे पहुँच जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये जब नीचे पहुँचेगा तो लिफ्ट में आप लोग नीचे उतर जाते हो ना जिस फ्लोर में आप जाना चाहते हो, तो ये बेचारा किसी फ्लोर में नहीं पहुँचेगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा यानी कि ये मर जाएगा और ये भोजन वो प्राप्त कर लेगा और ये पेड़ जो है वो जिंदा रह जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ा ना, अमरबेल, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि सड़ी गली वस्तु पर ये से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए, फंगाई ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंगाई होता है ना फफूंदी, सफ़ेद रंग की आपने देखोगे, कभी कभी हरे रंग की हो जाती है हल्की हल्की। ये कहाँ उगते हैं? सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि फंगाई सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंजाई जो होती है ना वो क्या बनाती है? डाइजेस्टिव जूस बनाती है। कब बनाती है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर बनाती है। और क्या करती है? कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। और जो सड़ी गली वस्तु है ना उसको सॉल्यूशन में बदल देती है, लिक्विड में, एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। जब वो सड़ी गली वस्तुओं को सॉल्यूशन में बदल देती है तब उसमें से उसका जो न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है, उसको वो ऑब्जर्व कर लेती है और अपने आप को भोजन बनाती है। उसी माध्यम से उसका पेट भी भरता है, अब वो अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। सपोज अगर आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में अगर मॉइस्ट आ गया, नमी आ गया तो उसमें भी फफूंदी लग जाती है। रेनी सीजन में आपको ज़्यादा दिखेगा फफूंदी वाला केस, अचार के बोतल में फफूंदी लग जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इट इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक ब्रेड बना दिया, ठीक है, एक ब्रेड बना दिया। अब इसमें हल्का सा नमी आ गया तो इसमें फंजाई जैसा दिखने लगेगा, सफ़ेद सफ़ेद हरी हल्की टाइप से दिखेगी, आपको लगेगा ये सड़ गया, ये ब्रेड खाने के टाइप नहीं है। तो अब क्या होता है ना, इस पर फंजाई जो ग्रो हुई है ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करेगा, इसको सॉल्यूशन, ये डाइजेस्टिव जूस बनाने लगेगा। जब ये डाइजेस्टिव जूस बनाएगा तब क्या होगा, ये इसको सॉल्यूशन फॉर्म में बदलेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्यूशन फॉर्म में बदलेगा तब ये जो है उस न्यूट्रिशन को, यहाँ लिखा हुआ है क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये अपना न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेगा? तो भाई सॉल्यूशन फॉर्म में लेगा। तो सॉल्यूशन फॉर्म में कौन बदलेगा?
तो फंजाई जो है डाइजेस्टिव जूस जो बनाता है वही डाइजेस्टिव जूस इसको सॉल्यूशन फॉर्म में बदलेगा। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में बदलेगा, कहाँ से बदलेगा, ये सड़ी हुई जो ब्रेड है ना, इसी में से वो अपना भोजन लेता है, ठीक है ना। तो इसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ब्रेड जो है, सपोज दैट ये ब्रेड है, ठीक है ना, इसमें फंजाई ग्रो हो गई, फंजाई ग्रो हुई तो उसने डाइजेस्टिव जूस बनाया। जब उसने डाइजेस्टिव जूस बनाया तो वो डाइजेस्टिव जूस को सॉल्यूशन फॉर्म में बदलेगा। जब इसको सॉल्यूशन फॉर्म में बदलेगा तो ये फटाफट उसको अब्जॉर्ब करेगा, अपना पेट भरेगा और अपने आप को जिंदा रखेगा, यानी इस माध्यम से ये अपने आप का अपना न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व को लेता है। तो प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो जो पौधा जो इस विधि से खाना बनाता है ना, उसको क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। उस ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे, उस प्लांट्स को बोलेंगे सेप्रोट्रॉफ्स, और जो विधि से बना रहा है उस विधि को क्या कहेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग जब भी ब्रेड पे ऐसी फफूंदी देखोगे ना, तो आपको याद आ जाए कि मैम ने बोला कि इसमें फंजाई जो है ग्रो कर गई थी, और जब फंजाई ग्रो करती है तब क्या होता है, ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशनशिप होता है इस टाइप में, ठीक है ना। अब ये दोस्ताना वाला चैप्टर है। अब आप लोग थोड़ा मूड को जॉली करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अब आप लोग देखोगे हॉस्टल में क्या रहता है, हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे अभी भी जो पढ़ रहे होंगे वो एक साथ पढ़ते हैं, है ना। आप मतलब क्या बोलते हैं, रूममेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक कोई खाना बनाता है तो कोई कुछ सफाई कर देता है, कोई झाड़ू मारता है तो कोई बर्तन मारता है, ठीक है ना। मगर इसमें कोई झाड़ू बर्तन नहीं मारता, इसमें दूसरे तरह का रिलेशन है। मगर अगर आप उसको कोऑर्डिनेट करोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरी कहानी है, रूममेट की कहानी है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना, वो एक साथ रहते हैं, अपना शेल्टर शेयर करते हैं, यानी अपना घर शेयर करते हैं, और दूसरा क्या करता है, भोजन यानी पोषक तत्व उसको देता है। इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। रूट ऑफ पल्सेस, ठीक है। पल्सेस यानी दालों के जो रूट्स होते हैं ना, प्रोवाइड क्या, और एक हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया। पहले पढ़ते हैं रूट ऑफ पल्सेस के बारे में। रूट ऑफ पल्सेस क्या करता है, यानी पल्सेस की जो जड़ें होती हैं, दालों का जो जड़ होता है वो क्या करता है, शेल्टर एंड फूड टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। यानी कि जो जड़ होती है ना, ये देखिए, ये पल्स का पौधा है, दाल का पौधा है, इसके अंदर जड़ है, ठीक है। इस जड़ के अंदर ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, सर्कल टाइप का, ये नोड्यूल्स है। नोड्यूल्स के अंदर कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो ये जो पल्स का पेड़ है, यानी कि दाल का जो पेड़ है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या दे दिया, घर दे दिया। उसके साथ क्या दिया, उसको खाना भी दिया। प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए यहाँ आर लिख देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो ये सारा राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ मौजूद रहता है, दाल के जड़ों में मौजूद रहता है, नोड्यूल्स के अंदर रहता है, ठीक है ना। आप कभी जड़ निकालोगे तो आप देखते हो गोल गोल गांठ गांठ जैसा बना रहता है, वो नोड्यूल्स रहता है जड़ में, उसी के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो ये बेचारा दाल क्या किया, अपने दोस्त राइजोबियम को क्या दिया, घर दे दिया। ए भाई, ये मेरे दोस्त, तू मेरे घर के नीचे रह, मैं तेरे को जड़ में अपना घर दे देता, तू अपना घर बना के इसमें रह और आराम से खाना खा। आप लोग कभी कभी कोई दोस्त आपके पास आता है तो आप क्या बोलते हैं, अरे भाई तू यहीं रह मेरे पास, मैं तेरे को खाना भी दे दूंगा, तेरे को घर भी दे दूंगा, तू आराम से रह। ठीक इसी प्रकार ये दाल भी किया इसके साथ, ठीक है। अब ये देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया इसका कैसे मदद करेगा। प्रोवाइड यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, नाइट्रोजन हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। अब ये क्या करता है, जो एटमोसफेयर और सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसको डायरेक्ट जो है ना कोई भी प्लांट यूज़ नहीं करता है। मैंने आपको हल्दी का गांठ का एग्जांपल दिया था ना, हल्दी के गांठ को आप डायरेक्ट खाने में नहीं डाल सकते, उसको पाउडर के फॉर्म में आप यूज़ करोगे खाने में, ठीक है ना।
उसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको पौधा जो है डायरेक्ट उसको नहीं खा सकता नाइट्रोजन को। तो वो क्या करता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो जड़े में मौजूद होती है ना, वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस नाइट्रोजन को पौधा क्या करता है, अपना प्रोटीन बनाने में काम देता है और उस प्रोटीन से क्या करता है, पौधा अपना ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन और फैट की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन और फैट कहाँ से बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्लांट के यूजेबल फॉर्म में बदल के दिया, तो ये पौधा क्या किया, उस नाइट्रोजन की मदद से जो राइजोबियम बना के दिया था उससे वो प्रोटीन बनाया, जाके उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो आपको पता चल गया ना, ये जो दोनों दोस्त हैं इन्होंने क्या एक दूसरे की मदद की। एक ने इसे घर और खाना दिया तो दूसरे ने इसको नाइट्रोजन बना के दिया और इस नाइट्रोजन को ये दाल का पौधा क्या किया, पल्स का पौधा क्या किया, इससे ये प्रोटीन बनाया। चलिए अब दूसरे दोस्त का बात करते हैं। दूसरा दोस्त जो है इसको कहते हैं लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस किसको बोलते हैं, फंगस प्लस एल्गाई को बोलते हैं। फंगस जो होता है ना, प्रोवाइड करता है शेल्टर टू दी एल्गाई, प्रोवाइड करता है शेल्टर टू दी एल्गाई। एल्गाई जो होती है ना, हरा रंग का ग्रीन पैचेस हमने पढ़ाया था। फंगस का मतलब फफूंदी होता है। तो ये जो फंगस है ना, किसको शेल्टर प्रदान करता है, एल्गाई को। एल्गाई क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी फंगस। तो ये जो एल्गाई है ये फंगस को क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रोवाइड करेगी, यानी कि ये इसको घर देता है। फंगस एल्गाई को शेल्टर देता है तो एल्गाई फंगस को क्या देता है, भोजन देता है। तो इन दोनों के दोस्ताने को क्या बोलते हैं, लाइकेंस कहते हैं। समझ में आ गया। तो दोस्तों यही था हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको कुछ भी समझ में आया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।